हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। चलिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अधिशोषण के प्रकार। आपको पता है जनरली दो प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण, ठीक है, और दूसरा है आपका रासायनिक अधिशोषण। ये आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन और ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गया, ये केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, और इसको शॉर्ट में हम ये भी लिख देते हैं फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, और इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं केमिजॉर्प्शन। अब ये दोनों प्रोसेस हैं क्या, पहले तो समझिए। देखिए, जो अधिशोषण है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो अधिशोषण होता है, ठीक है, ये अधिशोषण है, ये अधिशोषण के प्रकार ही है, ठीक है। तो जो अधिशोषण होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इसका मतलब ऊष्मा इसमें भी निकलेगी, इसमें भी निकलेगी, है तो दोनों ही अधिशोषण, ठीक है। तो दोनों ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो चाहे वो रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों कैसी हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब भौतिक अधिशोषण क्या है, देखिए भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य होता है वो अधिशोषक की सरफेस पर आपके वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, मतलब जो आपके दुर्बल या जो आपके वंडरवाल फोर्सेस होते हैं उनसे वो जुड़े रहते हैं। कौन, अधिशोषक की सरफेस पर अधिशोषक के अणु जो जुड़े रहते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, क्योंकि तो एक रासायनिक अधिशोषण है, केमिकल एडजॉर्प्शन है, तो वहां क्या हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रही होगी, केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी। तो उनके बीच में लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, उनसे वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक। तो ये आपके भौतिक अधिशोषण है और ये रासायनिक अधिशोषण। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं भौतिक अधिशोषण, ठीक है। अब देखिए भौतिक अधिशोषण आपको पता ही है। सपोज करिए एक हमारे पास पेन है, पेन को पानी में डुबोए, डुबोने के बाद उसको निकाल लिया, निकालेंगे डिप करके, जैसे ही आप निकालेंगे तो आप क्या होगा, आप देखेंगे कि जो पेन की जो आउटर सरफेस है उस पर कुछ बूंद, दो चार बूंद उस पर लगी हुई दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी सरफेस पर चिपक गई, इसकी पेन की। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, थोड़ी देर उसको हवा लगेगी तो धीरे धीरे वो जो बूंद हैं, ठीक है, जो ड्रॉप है वाटर ड्रॉप, वो सूख जाएंगी, उड़ जाएंगी, वेपोराइज हो जाएंगे। तो अब पहले क्या था, पहले वो सरफेस पर चिपकी, वो क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। फिर बाद में उनको थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, उसके बाद क्या होगा, विशोषण, उन्होंने सरफेस को छोड़ दिया, इवेपोरेट हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं वो सारी की सारी
एडजॉर्प्शन जो होंगे वो आपके रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल मतलब एडजॉर्प्शन भी होगा और डिजॉर्प्शन भी होगा, मतलब अधिशोषण भी होगा और क्या होगा, विशोषण भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में वन डेर वाल्स फोर्सेस से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एक तो सबसे पहले क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, ये आपके नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मतलब अविशिष्ट, अविशिष्ट प्रकृति कह लीजिए, अविशिष्ट प्रकृति के होते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती कि हाँ किया इसका अधिशोषण या मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो अधिशोषण होगा वो किसी खास या किसी विशेष प्रकार के अधिशोषक के ऊपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पदार्थ किसी की सरफेस पर भी अधिशोषण हो जाता है, मतलब अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है, मतलब एडजॉर्प्शन हो जाता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की सरफेस पर कोई भी दूसरा पदार्थ आके चिपक सकता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया, नॉन स्पेसिफिक। दूसरा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट मतलब अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब जैसे मान लीजिए आपका एडजॉर्बेट क्या गैसेस है, ठीक है, और गैस का क्या होना है, एडजॉर्प्शन। गैस का क्या होना है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब गैस का जो एडजॉर्प्शन होगा वो डिपेंड करेगा, तो अब यहां पर गैस क्या हो गई, गैस क्या है यहां पर, एडजॉर्बेट। तो गैस के मॉलिक्यूल आगे चिपकेंगे तो गैस क्या है यहां पर, एडजॉर्बेट। और हम बात करें नेचर ऑफ एडजॉर्बेट की, तो ध्यान रखिए ऐसी गैस जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं, जिनके अधिक होते हैं, ऐसी गैसें जिनके क्रांतिक ताप अधिक होते हैं उनका अधिशोषण अधिक होता है। आई बात समझे, ऐसी गैसें जिनके क्रांतिक ताप मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होते हैं, ठीक है, वो आसानी से एडजॉर्ब हो जाते हैं, मतलब उनका अधिशोषण आसानी से हो जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिनके क्रांतिक ताप अधिक होते हैं वो आसानी से द्रवित भी हो जाती हैं, और जो चीजें आसानी से द्रव में बदल जाती हैं वो आसानी से अधिशोषित भी हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि नेचर पर डिपेंड करता है कि किसका अधिशोषण आसानी से हो जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, इसलिए इनका जो अधिशोषण है बहुत देरी से होता है और बहुत कम होता है। ठीक है, अब देखिए नंबर 3, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब अधिशोषक का क्षेत्रफल। एडजॉर्बेंट क्या है, अधिशोषक। तो कहने का मतलब ये कि जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। जैसे ये है आपका चौक, ये छोटा चौक है, एक बड़ा चौक ले लीजिए। ठीक है, अगर आप एक छोटा चौक एक बड़ा चौक ले लें तो बड़े चौक की जो होगी वो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जो सरफेस एरिया क्या, यही तो है, यही एरिया जो है वो सरफेस एरिया है इसका। अब बड़ी चौक होगी तो वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो जो एडजॉर्प्शन होता है वो
एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बेंट का, मतलब अधिशोषक का जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसका एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही अधिशोषण अधिक होगा। ठीक है, और देखिए आपका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण की ऊष्मा। क्या कहते हैं इसको हम? अधिशोषण की ऊष्मा। अब अधिशोषण की ऊष्मा आपको पता ही है कि अधिशोषण एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा छवि अभिक्रिया, ऊष्मा निकलेगी। क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी। जब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा कितनी निकलेगी? क्योंकि ये क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण, इसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं, और जब वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं वो कमजोर होते हैं। ठीक है, और जितना कमजोर बॉन्ड बनेगा उतनी ही कम ऊर्जा निकलेगी। अरे बस में ध्यान रखिए, क्योंकि जब आपका अधिशोषक और अधिशोषक जब मिलते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो वैन डेर वाल्स फोर्सेज होंगे उनके बीच में। ठीक है, और केमिकल एडजॉर्प्शन है तो कोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक बॉन्ड्स होंगे उनके बीच में। ठीक है, तो जैसा बॉन्ड बनेगा उसी प्रकार से उसमें से ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो कमजोर बॉन्ड बनना है, वीक बॉन्ड बनने हैं, वीक बॉन्ड आपके जो वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं वो वीक बॉन्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, जब वीक होते हैं तो उसमें से निकलने वाली जो ऊष्मा होगी वो भी कम होती है। कितनी होती है? वो आपकी 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब है क्या ये? सुनिए, किसी अधिशोषक की सरफेस पर गैस के 1 मोल अधिशोषण होने में निकलने वाली जो ऊष्मा होती है वो आपकी अधिशोषण की ऊष्मा कहलाती है। अधिशोषक की सरफेस पर किसी गैस के 1 मोल, किसी गैस के 1 मोल के अधिशोषण होने में, 1 मोल के अधिशोषण होने में या एडजॉर्ब होने में जितनी ऊष्मा निकलती है वो उसकी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहलाती है। ठीक है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं तो इसमें क्या होता है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? फिजिकल एडजॉर्प्शन के। किसके? फिजिकल एडजॉर्प्शन के। अब देखिए रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण या रसायन अधिशोषण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, जब अधिशोषक की सरफेस पर अधिशोष्य आगे चिपकता है तो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध बनते हैं। ठीक है, वो रासायनिक आबंध आपके आयनिक आबंध हो सकते हैं, सहसंयोजक आबंध हो सकते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं। अब क्योंकि ये जो है आपकी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय, जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगी, रिवर्स नहीं होगी। जबकि आपकी उसमें अधिशोषण विशोषण दोनों हो रहे थे, वो रिवर्सिबल प्रोसेस थी फिजिकल एडजॉर्प्शन, और ये आपकी यूनिट एक्शन मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब अनुत्क्रमणीय। अब देखिए होता क्या है इसमें, इसके जो करेक्टर है, एक तो ये होता है कैसे स्पेसिफिक होती है और वो भी हाईली स्पेसिफिक। ये हाईली स्पेसिफिक नेचर की होती है। ठीक है, ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जैसे कहते हैं विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति। ठीक है, कैसी है? विशिष्ट प्रकृति। क्यों? क्योंकि अगर देखिए
एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, मतलब अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में बॉन्ड बनने की संभावना होगी तभी ये अधिशोषण होगा। हमारे पास में, क्योंकि हाईली स्पेसिफिक है। अगर अधिशोषक केमिकलेशन है, ये कैसी है? केमिकलेशन। तो अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर बॉन्ड बनाने की संभावना होगी तभी ये अधिशोषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हाईली स्पेसिफिक है। तो एड्सॉर्बेट मतलब अधिशोषक, एड्सॉर्बेंट अधिशोषक के बीच में बॉन्ड बनने की संभावना होगी तभी ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी नया प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि नया उत्पाद बनता है और नया उत्पाद बनने की वजह से ये अनुत्क्रमणीय होती है, ये रिवर्स नहीं होती है। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। ठीक है, दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका जो एड्सॉर्बेट है, अधिशोष है, उसकी प्रकृति कैसी, उसकी नेचर कैसी है। जब जैसे मैं गैसेस के बारे में बात की थी कि अगर आपका ऐसी गैसेस जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होते हैं वो इजिली एड्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, उनका अधिशोषण आसानी से हो जाता है। ऐसे ही आपका एड्सॉर्बेंट है, अगर आपका एड्सॉर्बेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है, वो किस प्रकार के गैसेस को अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब करेगा। ठीक है, उसकी इसके साथ में एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी है या नहीं है एड्सॉर्बेट के साथ में। ठीक है, तो वो दोनों की नेचर पे डिपेंड करता है ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। तीसरा है आपका सरफेस एरिया, एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। इधर सेम जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बेंट का, मतलब अधिशोषक का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। जितनी आप सरफेस प्रोवाइड कराएंगे जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये तो सेम वैसे ही जैसे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में था। और अगला है इसमें एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं, और जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है, देखिए ये बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को हमें तोड़ेंगे तो इस क्या करेंगे, हम एनर्जी देंगे इसको, और जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, और जब भी आप किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जिस बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी की जरूरत होती है, कम से कम उतनी एनर्जी आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो होगा क्या, इसमें आपका 80 से 240 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी निकलती है। हरी बस में 80 से 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी एक मोल के। ठीक है, एड्सॉर्बेट के एक मोल के एडजॉर्प्शन पर 80 से 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी हाई, मतलब ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन, और ये कैसी है, इरिवर्सिबल। ध्यान रखिए
ये इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, और आपकी फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो आपका उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, इसको देख लेना, वीडियो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर एक बात नहीं आता तो आप उसको रिपीट करके दोबारा देखना, 101% आपकी समझ में नहीं आ जाएगा। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप देखना, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं वो मुझे व्हाट्सएप से बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ओके।